नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। पीएम मोदी के ऐलान के बाद आए राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, रखी शर्त। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानून वापस लिए जाने पर राहुल गांधी बोले, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जानिए क्या थे वे 3 नए कृषि कानून जिनके खिलाफ 1 साल से किसान कर रहे थे आंदोलन। आज पीएम मोदी ने लिए वापस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। पीएम मोदी के ऐलान के बाद आए राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, रखी शर्त। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में बीते 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों की मेहनत सफल होती नजर आ रही है। दरअसल मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने किसानों से क्षमा मांगते हुए इस बात का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो शायद किसानों को समझा नहीं पाए। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत में शुरू हो रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पीएम मोदी के इस फैसले पर अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भी बयान आया है। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें। किसान नेता राकेश टिकैत के इस ट्वीट पर अब लोग भी खूब कमेंट कर रहे हैं, साथ ही किसानों को जमकर बधाइयां भी दे रहे हैं। विजय राज शर्मा ने किसान नेता राकेश टिकैत के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, जय किसान। जो किसानों को आतंकवादी कहा जाता था, आज चुनाव में हार के डर से उसी किसान के आगे झुकी मोदी सरकार। किसान आतंकवादी नहीं है, किसान अन्नदाता है। जय नाम के यूजर ने लिखा, टूट गया अभियान, जीत गया मेरे देश का किसान। किसानों को आतंकवादी कहने वालों के मुंह पर कालिक पुत गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून वापस लिए जाने पर राहुल गांधी बोले, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे किसानों की जीत करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। राहुल गांधी ने किसानों को जीत की मुबारक भी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन कई नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल पेश किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के कुछ मिनट बाद ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा पर पीएम मोदी पर कटाक्ष करने में कोई समय नहीं गंवाया। तीनों कृषि कानून वापस किए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस साल जनवरी के एक पुराने ट्वीट के साथ ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को चिन्हित करें, सरकार को विरोधी कृषि कानून वापस लेना होगा। बता दें कि कांग्रेस लगातार इन कृषि कानूनों का विरोध करती आ रही है। गुरु नानक जयंती पर हुई घोषणा से पंजाब और हरियाणा में बहुत प्रशंसा के साथ स्वागत किया गया है। बता दें कि किसान कोविड-19 महामारी के बीच पेश किए गए 3 कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे और हर हाल में कृषि कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए क्या थे वे 3 नए कृषि कानून जिनके खिलाफ 1 साल से किसान कर रहे थे आंदोलन। आज पीएम मोदी ने लिए वापस। जी हाँ दोस्तों, गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। बता दें कि पिछले 1 साल से किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। चलिए जानते हैं क्या थे वे 3 कृषि कानून। पहला कृषि कानून, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसके अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। इतना ही नहीं, बिना किसी अवरोध के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते थे। कोई भी लाइसेंस धारक व्यापारी किसानों से परस्पर सहमत कीमतों पर उपज खरीद सकता था। कृषि उत्पादों का यह व्यापार राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मंडी कर से मुक्त किया गया था। दूसरा कृषि कानून, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 था। यह कानून किसानों को अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देने के लिए था। इसके तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों द्वारा की जाती। तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इस कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। गौरतलब है कि इन्हीं तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराया गया था। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी।
किसान संगठनों का तर्क था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमो करम पर छोड़ देगी, जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश का अवसर पैदा होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन पाए। किसान दिल्ली की सीमाओं के आसपास आंदोलन पर बैठकर इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा, टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। इन कानूनों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलनरत थे। इस पर कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष, किसान नेताओं, अन्य जानकारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार MSP के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह उन किसानों की जीत है जो पिछले लंबे समय से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। 700 किसानों की मौत हुई। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस सब के लिए दोषी है। किसानों को जो इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले को किसानों की जीत करार दिया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए चेकिंग शुरू, बॉर्डर पार लग रहा जाम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और उससे सटे NCR के इलाकों में कई सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। उसी के तहत बाहर से आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य चीजें ला रहे ट्रकों की दिल्ली में एंट्री को भी 21 तारीख तक बंद करने का निर्देश मिला है। इस पर अमल करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की सभी प्रमुख सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर दी है और ट्रांसपोर्ट विभाग और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के सहयोग से ट्रकों की चेकिंग करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं ला रहे ट्रक ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएं। कई ट्रक बॉर्डर से लौटाए जा रहे हैं। इस चेकिंग के चलते बॉर्डर के दूसरी तरफ ट्रकों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। इसका असर ट्रैफिक पर भी दिखने लगा है। NCR के इलाकों में बॉर्डर के आसपास भारी जाम लग रहा है, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सीमा से सटे यूपी और हरियाणा के क्षेत्रों की पुलिस से अनुरोध किया है कि वे अपने यहाँ ट्रकों को बॉर्डर से दूर ही कहीं से डाइवर्ट कर दें, ताकि बॉर्डर के आसपास उनकी कतार न लगे और लोगों को जाम में न फंसना पड़े। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को इस संदर्भ में एक एडवाइजरी भी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मनीष कुमार अग्रवाल के मुताबिक आयोग के निर्देश पर अमल करने के लिए दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डर्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और केवल आवश्यक सामान ला रहे ट्रकों को ही एंट्री दी जा रही है। हालांकि इसकी वजह से बुधवार और गुरुवार को NCR के इलाकों में बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक पर असर पड़ने की सूचना भी मिली है। इसे देखते हुए पड़ोसी राज्यों की पुलिस से अपील की गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके इलाके में ट्रकों की चेकिंग बॉर्डर से पहले ही किसी ऐसी जगह पर हो जाए जहां ट्रकों के रुकने की वजह से ट्रैफिक ज्यादा प्रभावित न हो। इस संदर्भ में दिल्ली और NCR के क्षेत्रों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नरों से भी बात की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यदि किसान महापंचायत में खलल पड़ा तो मोदी योगी को यूपी में पैर नहीं रखने देंगे, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और 26 नवंबर 2021 को इसके 1 साल भी पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं, जिसको देखते हुए किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया है। टिकैत ने धमकी देते हुए कहा है कि 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा होता है तो वे PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ को यूपी में पैर नहीं रखने देंगे। गढ़ मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में शामिल होने पहुंचे टिकैत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनना एक भूल थी। उत्तर प्रदेश के लोगों को कमल के फूल को खत्म कर देना चाहिए। टिकैत ने एक भूल कमल का फूल का नारा भी दिया। अपने समर्थकों संग कार्तिक मेले में पहुंचे टिकैत ने मेले में समारोह के लिए बने मंच का उपयोग अपनी सियासी पिपाशा को शांत करने के लिए किया। उन्होंने मंच से भड़काने वाला भाषण दिया। जब इस संबंध में उनसे यह पूछा गया कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कार्तिक मेले का उपयोग क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के संबंध में और कहाँ बात करूंगा। अगर मैंने सियासी बयान दिया है तो आप मेरे खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि कोई राजनीतिक बयान नहीं सुनना चाहता तो वो हमारी बैठकों में क्यों आ रहे हैं। बता दें कि कार्तिक मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जिसमें बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग पहुंचते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली सपा नेता रीता यादव पर कार्रवाई, आंदोलन के मूड में पार्टी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सियासत भी खूब हुई थी। पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने के आरोप में समाजवादी पार्टी की नेता को 24 घंटे हिरासत में रखा गया। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। इसको लेकर सपा के नेताओं ने नाराजगी जताई है। बताया जाता है कि गोसाईगंज प्रभारी पुलिस के साथ पीएम मोदी के आगमन को लेकर ड्यूटी पर तैनात थे। पीएम मोदी सुल्तानपुर के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके थे। पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इसी बीच एक महिला ने काला झंडा दिखाया। महिला का नाम रीता यादव बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि रीता यादव शांति व्यवस्था को भंग कर रही थी। ऐसी भी खबरें आई हैं कि रीता यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं। पुलिस की कार्रवाई को लेकर महिला की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो वो इस मसले को उठाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी इस मामले को नहीं छोड़ना चाहती। 16 नवंबर को पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया था। खास बात यह है, पीएम के कार्यक्रम के अगले दिन 17 नवंबर को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक समाजवादी विकास यात्रा निकाली थी। अखिलेश यादव ने कई मुद्दों का जिक्र किया था। राज्य सरकार पर सपा सरकार के कामकाज को अपना बताने के आरोप लगाए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार का फूटा गुस्सा। बीजेपी से बोले हर दिन हर घंटे की कीमत वसूलेंगे। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ईडी, सीबीआई को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, हमारे सहयोगियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर परेशान किया जा रहा है। शरद पवार ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, मैं ये कह रहा हूँ, तुम कितने भी छापे मार लो, कितनी भी अरेस्ट कर लो, हम आम लोगों को साथ में लेकर महाराष्ट्र राज्य में कभी नहीं आने देंगे। आपको 100% हार का सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, तुमने अनिल देशमुख को जेल में डाला, उनके हर दिन की और हर उस घंटे की कीमत आज न कल जरूर वसूल होगी। पवार ने कहा, बदले की राजनीति की जा रही है। सत्ता का इस्तेमाल सम्मान के साथ करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के पैर जमीन पर नहीं है और सत्ता सिर चढ़कर बोल रही है। ये जो कुछ हो रहा है ये उसी का नतीजा है। पवार ने आगे कहा, अनिल देशमुख का ही मामला देख लीजिए। जिस अधिकारी ने आरोप लगाए थे वो भगोड़ा घोषित कर दिया गया। कहाँ गायब है पता नहीं, कौन से देश में है मालूम नहीं, समन है पर हाजिर नहीं हो रहा। अनिल देशमुख आज जेल के अंदर है। इसका मुख्य कारण है केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग। कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा, सत्ता हाथ से चले जाने से कुछ लोग अस्वस्थ हैं। हर रोज केंद्र को लिस्ट भेजते हैं और मांग करते हैं इनकी जांच करो। शरद पवार ने कहा, एकनाथ खड़से भाजपा में थे, वे एनसीपी में शामिल हुए, उनकी पत्नी को ईडी ने बुला लिया, फिर मामले दर्ज किए गए। ये लोग शिवसेना के संजय राउत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए तो उनकी पत्नी को बुलाया, बयान लिया और परेशान किया। अजीत पवार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, राज्य सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए गए। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हसन मुशर्रफ के छापे मारे लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको बताऊं। महाराष्ट्र सरकार अपने हाथों से निकल गई है, उन्हें भाजपा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विजय रथ यात्रा के समापन के बाद अखिलेश का दावा, उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा में बीजेपी की सीटें रहेंगी खाली। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजीपुर से लखनऊ तक विजय रथ यात्रा पूरी करने के बाद गुरुवार को कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा में भाजपा की सीटें खाली रहेंगी। यादव ने ट्वीट किया, गाजीपुर से लखनऊ तक उमड़ी जनता के जोश ने दिखा दिया है कि सपा एवं अन्य सहयोगियों की रैली में आए हुए तथा भाजपा की ठंडी रैली में लाए गए लोगों में क्या अंतर है। भाजपा की रैलियों में खाली सीटें बता रही हैं कि 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा में भी भाजपा की सीटें खाली रहेंगी। पार्टी के एक नेता ने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब 12:30 बजे गाजीपुर से शुरू हुई यादव की रथ यात्रा लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरुवार को सुबह करीब 4:30 बजे लखनऊ पहुंची तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ यात्रा के स्वागत के लिए रात भर खड़ी रही। यात्रा के इस चौथे चरण के दौरान यादव के साथ सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के संजय चौहान मौजूद थे। सपा की विजय रथ यात्रा पिछले महीने कानपुर से बुंदेलखंड क्षेत्र तक शुरू की गई थी। यह बाद में लखनऊ से हरदोई और उसके बाद फिर गोरखपुर से कुशीनगर गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा के नजदीक 25,000 एकड़ भूमि पर चीन ने बसाए गांव, कांग्रेस ने केंद्र पर सुरक्षा से समझौते के लगाए आरोप। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस ने सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अक्षम्य समझौता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चीन डोकलाम के नजदीक भारतीय सीमा में हजारों एकड़ भूमि पर गांव बसाकर देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से साफ है कि चीन ने भूटान के नजदीक भारतीय सीमा में 25,000 एकड़ भूमि पर गांव बसाया है और उसने यह काम पिछले वर्ष मई से नवंबर के बीच किया है, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गौरव वल्लभ ने कहा कि चीन ने एक नहीं कई गाँव बसाए हैं और डोकलाम के नजदीक बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किया है। उसने वहाँ पक्की सड़कों का भी निर्माण किया है, लेकिन भारत सरकार उसकी गतिविधियों को रोकने में असमर्थ रही है। प्रवक्ता ने कहा कि चीन की हमारी सीमा पर जारी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हैं। गौरव वल्लभ बोले, उनकी सरकार की यह चुप्पी देश के वीर सैनिकों का अपमान है। यह चिंता की बात है कि चीन की सीमा पर बढ़ते आक्रामक रुख को लेकर भारत सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मामला अत्यंत गंभीर है और प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़कर देश की जनता को इस बारे में जवाब देना चाहिए। सच सामने है, अब तो देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा ले सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही है। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य अपराधी है। कांग्रेस ने कहा है कि आशीष मिश्रा को बचाने के लिए जिला अदालत में उनके वकीलों की कई दलीलों के बावजूद उसके गुनाहों का खुलासा हो गया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रीय मंत्री को तत्काल मंत्री पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, अब तो सच सामने है, अब देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? अब क्या किसान की जान से ज्यादा कीमत मंत्री की कुर्सी की है? अब प्रधानमंत्री उसे क्यों बचा रहे हैं? देश जवाब मांगता है। उन्होंने इसके साथ ही एक खबर पोस्ट की है जिसमें लिखा है, 3 अक्टूबर को 2:30 से 3:30 बजे तक कहां था साबित नहीं कर सका आशीष मिश्रा। बचाव पक्ष के लोगों ने कोर्ट को बताया कि 60 लोगों ने उसे घटनास्थल पर देखा था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी हत्याकांड की विशेष जांच दल SIT जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। इस घटना को लेकर किसानों का आरोप है कि जिस कार से 4 लोगों को कुचला गया, उस पर श्री मिश्रा का पुत्र आशीष मिश्रा बैठा था और जानबूझकर किसानों को कुचला गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोली कांग्रेस की सत्ता आने पर महिलाओं का रखा जाएगा ध्यान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वारा बुधवार को चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में माथा टेका और महिलाओं को गले लगाया। साथ ही प्रियंका गांधी ने स्वामी अत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में पूजन कर सभी का आभार जताया। पूजा करने बाद प्रियंका गांधी कुछ दूरी पर स्थित मंदाकिनी किनारे पहुंची। यहाँ उन्होंने मंच से महिलाओं के संग संवाद किया। प्रियंका के सामने स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बिठारी गांव की गिरजा देवी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिथिलेश देवी ने अपनी संघर्ष की बातें बताईं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर जगह प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं में जोश जुनून भरते हुए प्रियंका ने कहा कि बहुत हुआ इंतजार, अब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे और उसे कब तक आस लगाओगी? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? महिलाओं को एकजुट होकर राजनीति में अपना हक मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी। आगे उन्होंने कहा कि बुधवार को उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम आधी आबादी के लिए पार्टी की 100 दिनों की कार्य योजना का शुभारंभ करेंगी। कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने का ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए हैं और जिसके लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार किया गया है। कुछ प्रमुख वादों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और 2 पहिया वाहन, गृहिणियों के लिए मुफ्त में 3 सिलेंडर, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 10,000 रुपए का मानदेय और वृद्धा विधवा शामिल हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन, पंचायत में बोले टिकैत सरकार से नाराज है किसान, चुनाव में भाजपा का बस्ता थामने वाला भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन भाकियू के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर के किसानों पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है, लेकिन किसानों को लंबा संघर्ष करना होगा। आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बना लें, किसान बॉर्डर को मजबूत करें। सरकार झुक रही है। 22 को लखनऊ, 26 को गाजीपुर, 29 नवंबर को संसद और 12 दिसंबर को कैराना कूच का आह्वान किया गया। किसान बारूद के ढेर पर बैठे हैं, आंदोलन से ही जिंदा रहेंगे। यह जिम्मेदारी सबको निभानी होगी। किसान भवन पर बुधवार को आयोजित पंचायत में टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कोई भाजपा का बस्ता थामने वाला भी नहीं मिलेगा। किसान भाजपा सरकार से बेहद नाराज हैं। किसान आंदोलन इतिहास बन गया है। मुजफ्फरनगर पर करोड़ों लोगों की निगाह टिकी है। भाजपा सरकार के साथ लड़ाई है, किसान मजबूत रहें। सरकार झुक रही है।
जमीन से मोहभंग करना सरकार की साजिश है। जमीन कम हो रही है, किसान से जमीन बेचने और खरीदने का अधिकार भी यह लोग छीन लेंगे। जाति और मजहब को भूलकर किसानों को एक होना होगा। जनसमूह और पैसे के अभाव में आंदोलन कमजोर नहीं होने देंगे। सिंघू बॉर्डर पर कोई ढील नहीं है, किसानों को गाजीपुर का बॉर्डर भी मजबूत करना है। किसान आंदोलन बड़ी जिम्मेदारी है, सबको निभानी होगी। आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बना लो। भाकियू नेता ओमपाल मलिक ने कहा कि गथवाला खाप आंदोलन में साथ खड़ी है। अध्यक्षता ठाकुर जगत सिंह और संचालन विजेंद्र बालियान ने किया।